Hello everyone, this is Kritika and I am recording my first story for YouTube. Please help me to get new followers and support me. आसमान में सिंदूरी लाली छाई हुई थी। दिन भर की थकान समेटे परिंदे अपने आसियाने की ओर लौट रहे थे। ढलता हुआ सूरज नीले आकाश में अपनी रक्तिम आभा को गहराते हुए विदा लेने का संकेत दे रहा था। समुद्र के विशाल आगोश में समाता वह बड़ा सा सूरज मानो पानी के तलवों में छुपने की कोशिश कर रहा था। किनारे पर भारी भीड़ थी। कोई लहरों से खेल रहा था तो कोई जोड़े हाथ थामे उस शांत वातावरण को पी रहे थे। लोगों का शोर, परिंदों की चहचहाहट और लहरों का वह निरंतर कलकल सब मिलकर जीवन का एक मंधुर संगीत रच रहे थे। लेकिन उस कोलाहल से कुछ दूर, जहाँ समुद्र की रेत पर थोड़ी शांति थी, वहाँ एक कम उम्र का जोड़ा बैठा हुआ था, दुनिया से बेखबर, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। एक लड़की अपने साथी के कंधे पर सिर टिकाए डूबते सूरज को देख रही थी। लड़की करीब 19 की और लड़का करीब 22 का होगा। लहरों का उठना और गिरना उनके दिलों की धड़कनों के जैसा था। पंक्ति ने अभय के कंधे पर सिर रखे हुए उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई और एक गहरी सांस ली जिसमें समंदर की नमी थी। वह धीमे से बोली, कितना अच्छा है ना हम दोनों का साथ, और ये समंदर और सूरज का साथ जो हर सुबह इसी से शुरू होता है और घूमते हुए फिर इसी पर ख़त्म हो जाता है। उसने अभय के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर और ढेर सारा प्यार था। उसने पूछा, क्या हमारा और तुम्हारा साथ ऐसे ही सूरज और समंदर की तरह रहेगा, जो पूरे दिन एक दूसरे के दूर रहने के बाद भी हर शाम हर रोज़ एक दूसरे के साथ ही आकर मिलते हैं? उसकी बात पर अभय मुस्कुराया। उसने पंक्ति के हाथ को और मजबूती से थामा और डूबते सूरज को गवाह मानकर कहा, हम दोनों का साथ भी हमेशा ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल इस रेत और समंदर के लहरों की तरह, जो हर बार एक दूसरे से टकराने के बाद भी वापस उसी के पास लौट आती हैं। उसकी कंफर्टिंग बात पर भी पंक्ति की चिंता कम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, पर क्या हो अगर किस्मत ने हम दोनों का साथ छोड़ दिया? अभय ने बड़ी ही मासूमियत और शरारत में जवाब दिया, तो मैं किस्मत को पकड़कर तुम्हारी चोटी में टांग दूंगा। और क्या हुआ अगर वह चोटी खुल गई? पंक्ति ने फिर से सवाल किया। अभय ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा, तो मैं उसे फिर से बांध दूंगा, पर तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। लेकिन तब तक जब तक तुम हमारा भरोसा नहीं तोड़ती या अपने वादे और अपनी बातों पर कायम रहती हो। पंक्ति ने उसकी बाह पर अपनी पकड़ और सख्त कर ली। सूरज अब आधा पानी में डूब चुका था। उसने कसम खाते हुए कहा, मैं अपने वादे कभी नहीं भूलूंगी अभय, और अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कभी किसी को जगह नहीं दूंगी। यह मेरा ढलते हुए सूरज और इस समुद्र जो उस सूरज को अपनी आगोश में ले रहा है, उसकी कसम है। अभी मैं सिर्फ 19 की हूँ, और अगर यह 19, 29, 39 या 49 या उससे ज़्यादा भी हो जाए, तब भी तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। यह मेरा खुद से क्या एक ऐसा वादा है जिसे अगर मैं तोड़ूं तो मेरी जान निकल जाए। अभय का चेहरा गंभीर हो गया उसकी ऐसी सिली बातों पर। उसने तुरंत ही पंक्ति के मुंह पर हाथ रखा और थोड़ा गुस्से में बोला, तुम्हारी जान पर हक मेरा है, तो इसे कभी भी बिना मेरी इजाज़त के खुद से दूर मत होने देना। उसकी पॉजिटिव बातों पर पंक्ति मुस्कुरा दी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वक्त मानो ठहर सा गया। वे तब तक वहीं रहे जब तक सूरज पूरी तरह समुद्र की आगोश में समा नहीं गया और अंधेरा गहरा नहीं गया। अचानक एक फ़ोन की घंटी ने उस तलस्म को तोड़ा। दोनों जैसे किसी ख्वाब से जागे। आसपास देखा तो अंधेरा हो चुका था। पंक्ति घबराकर झटके से उठ खड़ी हुई। उसने अभय की ओर देखा तो अभय भी खड़े होते हुए मासूमियत में भौहें उचकाकर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और बेचारगी से अपने लोवर की पॉकेट में हाथ डाल लिया। फ़ोन की दूसरी तरफ से माँ का गुस्सा बरस रहा था। पंक्ति ने फ़ोन कान से दूर किया और डरती आवाज़ में बोली, हाँ हाँ माँ 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 मैं बस रास्ते में हूँ, अभी आ रही हूँ, घर पहुँचने ही वाली हूँ। माँ बस करो, कितना डांटोगी? उधर से गुस्से में फ़ोन कट गया। पंक्ति ने डरी हुई नज़रों से अभय को देखा और एक बार आखिरी बार उसे गले लगाया।
अभय ने उसका बैग उठाया और उसे विदा करते हुए कहा, अब जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ने वाली है। पंक्ति ने अपने झूठे आंसू पोंछे। हाँ, आज लग रहा है डंडे से खातिरदारी होगी और जो जूता चप्पल होगा वो अलग से। अभय मुस्कुराया। उसने उसके माथे को चूमा और दोनों अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। वे MS यूनिवर्सिटी के छात्र थे, एक पहले साल में तो दूसरा तीसरे साल में। सपनों और वादों से भरे दो दिल, समंदर का किनारा और उसके ढलती हुई शाम के साथ दोनों के वाले। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे एक दूसरे को बाय कहकर वे दोनों अपनी गलियों में मुड़ गए। पंक्ति दौड़ते हुए कालीशान गेट के सामने रुकी। वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था जिसने पंक्ति को बड़ी अजीब नज़रों से देखा, पर पंक्ति की नज़रें झुकी रही। उसकी आंखों की वह चमक जो अभय के साथ थी अब गायब हो चुकी थी। उसने बड़े से बंगले में रास्ता बदला और पीछे बने एक छोटे से मंजिला घर की ओर चढ़ी गई। वह घर सफ़ेद था, पर उसकी दीवारों में गर्माहट थी। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाने के लिए हाथ उठाया, दरवाज़ा अचानक खुला और एक चप्पल उड़ती हुई आई। पंक्ति ने झट से आंखें बंद की और अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली। शुक्र था चप्पल उसके बैग से टकराकर घास पर गिर गया। उसने सिर खुजलाया ही था कि दूसरी चप्पल सीधा उसके सिर पर आकर लगी। उसकी माँ दरवाजे पर डंडा लिए खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। माँ ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पंक्ति अपने बचाव में हाथ पांव मारते हुए बोली, अरे माँ रुक तो, पहले मेरी बात तो सुन ले माँ। फिर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, अगर उससे मिलना है तो कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद मिला कर। कॉलेज छोड़कर उसके साथ टाइम बिताने क्यों जाती है? तुम दोनों के एक ही बार में कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? वो लगभग चिल्लाते हुए बोली थी। पंक्ति दर्द में कराहते हुए बोली, माँ अरे रुक तो, पहले बात तो सुन ले। क्लास तो लगभग ख़त्म हो गई थी, तभी मिले थे हम दोनों। और फिर क्लास ख़त्म हुई थी या होने वाली थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम दोनों मिल सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो जब देखो क्लासेस बंक करके अपनी मनमानी करनी है। मेरी एक भी बात नहीं माननी ना तुम्हें। जब वह उसे मारते मारते थक गई तो उन्होंने डंडा फेंक दिया और अंदर चली गई। पंक्ति ने लंगड़ाते हुए वह डंडा और चप्पल दोनों इकट्ठा किया और अंदर चली गई। उसे चोट तो लगी थी, पर शायद इस चोट से ज़्यादा दर्द उस दर्द का था जो उसने समंदर किनारे महसूस किया था, किस्मत के बिछड़ने का डर। अगले भाग के लिए क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।